तो गाइज आज का टॉपिक है सॉलिड वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। सो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है जो हम हमारा सिलेबस देख लेंगे। तो ये रहा हमारा सिलेबस, सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट नो डी, ठीक है ना। तो आज उसे हम देख लेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट जनरेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। सॉलिड वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। सो सॉलिड वेस्ट, इससे हमें क्या पता? सबसे पहले इसका टाइटल नाम देखो और ये क्या कहने जा रही है उसे देखो, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मतलब सॉलिड वेस्ट, जो वो वेस्ट जो सॉलिड हो। ओके, अब जो टॉपिक है जनरेशन एंड मैनेजमेंट, तो जनरेशन एंड मैनेजमेंट में होगा क्या कि सॉलिड वेस्ट जनरेट कहाँ से हो रहा है वो देखेंगे, और मैनेजमेंट उसको मैनेज कैसे करें वो देखेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये कहा गया है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया गया है कि जो सॉलिड वेस्ट है वो सॉलिड हो या सेमी सॉलिड हो, जो कि हम इंसान या एनिमल, इंसान या जानवर के थ्रू पैदा हो रही हो वो वेस्ट, वो शायद होमोजीनियस भी हो सकता है या हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, या ये वो हमारे रेसिडेंशियल एरिया से भी आ सकती है, फिर इंडस्ट्रियल एरिया से भी आ सकती है, कमर्शियल एरिया से भी आ सकती है, वो कहीं से भी आ सकती है, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, जो एक्टिविटीज़ से जो सॉलिड वेस्ट पैदा होता है, जैसे गार्बेज हो गया फॉर एग्जांपल, जो हमारे घर आलू प्याज के छिलके होते हैं वो भी सॉलिड वेस्ट में कंसिडर होगा, ठीक है। फिर बिल्डिंग के डिमोलिशन में जो मीन्स इतना सारा जो सीमेंट का जो कंक्रीट होता है वो टूट के जो तोड़ते हम, तो वो भी सॉलिड वेस्ट में कंसिडर होगा, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है ना हम। सो लाइकवाइज, ठीक है। तो increase of population or urbanization or an industrial, most of the cities are the facing the issue of the solid waste management. So solid waste मैनेज करना आज के ज़माने में काफ़ी बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है। फॉर एग्जांपल सूरत, अहमदाबाद, फिर वडोदरा, फिर दिल्ली, मुंबई, इस तरह के बड़े बड़े शहर में जो सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि एज अगर वो बड़ी सिटी है तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो टन्स ऑफ मीन्स थाउजेंड्स ऑफ केजी एवरी डे का जो वेस्ट होगा वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम सबके घर खाना बनता है, सबके घर सब्जियां बनती है, तो जाहिर सी बात है सबके घर से वो छिलका होगा, सब्जियों का छिलका। सब्जी तो कोई ऐसे खाता नहीं है, तो जाहिर सी बात है जैसे कि आलू आ गया, आलू के छिलके हो गए। फिर कोई चॉकलेट खा रहा है तो चॉकलेट के छिलके, मतलब सॉरी, जो रैपर्स हो गए। लाइकवाइज ये सारी चीज़ें जो ना सॉलिड वेस्ट में आती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मीन्स इसको हैंडल करना सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडिया ग्रेटेड अबाउट 65 मिलियन टन ऑफ MSW, मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर ईयर, विच इज़ रिक्वायर अबाउट 1250 हेक्टर ऑफ द लैंड पर ईयर, मतलब इतना हेक्टर लैंड हर साल हमें चाहिए अगर इन सारे वेस्ट को अगर ट्रीटमेंट न दिया जाए। तो वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम द 65 मिलियन टन्स टू अबाउट 125 मिलियन, मतलब पूरा दुगना हो जाएगा 2021 तक, 31 तक। द untreated waste from the India cities lies for the months and the years at dump site, causing land, water, air pollution, ठीक है ना। तो सॉलिड वेस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो लैंड, वाटर और एयर तीनों को एक साथ में पॉल्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। तो गाइस स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, क्योंकि जो जो आ रहा है तो उसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिफाइन डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो रिफ्यूज इज अ जनरल टर्म यूज टू इंडिकेट द रिजेक्ट और लेफ्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल गार्बेज, रब्बिश, फिर ये सब चीज़ें ना, ये रिफ्यूज़ है, जिसका हम फॉर एग्जाम्पल मान लो एक डिस्पोजल बॉटल, ठीक है, उसे हम उसके अंदर पानी पीते हैं, फिर उसे हम यूज़ नहीं करते। यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट यूज़ कर सकते, लेकिन उसको हम फेंक देते हैं, तो वो रिफ्यूज़ हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। फिर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हम एक ही बार यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल नैपकिन, फिर टिश्यू पेपर्स लाइक वाइज, ठीक है। फिर लाइक यहाँ पे
काफ़ी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल गार्बेज, एसिड्स, रबिश, फिर डेड एनिमल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बॉडी वेस्ट एक्सक्रेटा इज नॉट इंक्लूडेड इन अ रिफ्यूज बिकॉज बॉडी वेस्ट आर कंसिडर्ड इंक्लूडेड इन बायोमेडिकल वेस्ट. ओके, गार्बेज इट इज़ अ अच्छा, तो ये जो है ना मीन्स के ये जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं रिफ्यूज़, गार्बेज एंड रबिश में और यहाँ पे एसिस में, इन 3-4 चीज़ों में ना काफ़ी, ये बहुत ईजी टर्म है लेकिन एक्चुअली जब डेफिनेशन लिखने की बारी आती है ना तो लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से पढ़ो, कहीं जगह पे लिखो तो आपको, ताकि आपको दिमाग में बैठे. ठीक है ना. दिस कंसिस्ट ऑफ द ऑल सोर्स ऑफ द पोटरस्क्रीम organic waste from the kitchen, hotels, restaurant in the form of the waste food product, vegetable and fruit peeling. Okay, ये सारी चीज़ें, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स है. सो इसको आप एक बार पढ़ो ताकि आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि इंजीनियरिंग में हमारे बहुत सारी सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं तो और काफ़ी डिटेल में जाना हो तो फिर वी आर इन हायर स्टडीज, राइट. सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम इन दिस टाइप ऑफ टॉपिक. ठीक है, मैं ये क्लियरली कह रहा हूँ कि ये सब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको क्या डिटेल में आप पढ़ोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें सब कुछ, फॉर एग्जांपल आपको गार्बेज के बारे में लिखने दिया, फॉर एग्जांपल आप राइट ऐसे और शॉर्ट नोट ऑन गार्बेज, तो आप आराम से लिख पाओगे, 1-2 पेज भर दोगे. ठीक है ना. तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट का जो साइंस सब्जेक्ट है वो हमारे आसपास में क्या हो रहा है हमें दिख रहा है कि भाई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है. ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल लाइकवाइज ये सब जो मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल 450 से 900 kg पर मीटर क्यूब, मतलब इतना डेंसिटी होती है. तो ये सब कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें याद रखनी होती है. ठीक है ना. तो ये नंबर 3 है रबिश, आप इसको भी एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो. सो होप सो आपने रबिश का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. फिर उसका 3 सेंटेंस अभी भी यहाँ पे बाकी है, ब्रोकन क्रोकरी, ब्रोकन फर्निचर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा. फिर एसिस मतलब राख, इनकम्बस्टिबल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओके, चूल्हाज, ओके. सो ये सारी चीज़ें. फिर पुट्रेफेक्शन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. लाइकवाइज ये सारी चीज़ें ना ब्रो, मीन्स के क्या बताऊँ आप लोगों को, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप एक बार अगर रीड कर लो तो आराम से आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो. बट बी केयरफुल, आपको यहाँ पे लिखना है, छोड़ के नहीं आना है. ठीक है. सो लीचेट, सो एज आर टॉपिक मीन्स एज आर सिलेबस, सो इसके अंदर जनरेशन एंड मैनेजमेंट का कहा है. ठीक है ना. तो जनरेशन एंड मैनेजमेंट में लाइकवाइज हमें सारी टॉपिक तो नहीं पढ़ने होंगे, बट इसके अंदर ना पढ़ना है हमें सिर्फ हमें जनरेशन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड. सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और कुछ नहीं. एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट, तो ये जो क्लासिफिकेशन इन लोगों ने क्या है, जो बुक छाप रहे थे, तो MSW. ठीक है, तो MSW के बारे में सब कुछ यहाँ पे बयां कर दिया है. Municipal solid waste, MSW, the solid waste generated through the domestic and commercial activities called municipal solid waste is also called refuse. Consist of the garbage, rubbish, acid, dust, demolition, construction waste, dead animals, etc. ठीक है. सो म्यूनसिपल सॉलिड MSW में ये सारी चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा खासा टेबल दिया गया है. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. और एक हैजार्डस सॉलिड वेस्ट. सो ये जनरेशन्स हो गया, मतलब जनरेशन्स चल रहा है. ठीक है. और मैनेजमेंट हम कुछ देर बाद देखेंगे. एनी डिस्क्राइब ऑफ द मटेरियल लिक्विड और सॉलिड दैट कंटेन द सब्सटेंस नो टू बी द फैटल टू द ह्यूमन, एनिमल एंड आर्स कॉल्ड हैजार्डस वेस्ट. अच्छा, हैजार्डस वेस्ट हम किसे कहेंगे, सबसे पहले हम ये जान लो. अच्छा, तो यहाँ पे जो दिया गया है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको मैं शॉर्ट में समझा दूँ. अगर कोई पूछे तो भाई क्या कहोगे. इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री में सबसे पहले तो क्या क्या यूज़ होता है आप वो सोचो कि केमिकल यूज़ होता है, फिर वुड, फिर लाइक मेटल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, राइट. तो इसके अंदर क्या, तो मेटल में मेटल केमिकल सॉल्वेंट, फिर एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर ये जो रेडियो एक्टिव वेस्टेस, ये सारी चीज़ें, स्लैग लाइकवाइज, ये सारी चीज़ें ना हमें मिलती है जो एज वेस्ट. ठीक है. और हैजार्डस वेस्ट हम किसे कहेंगे, जिसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हो, ये सारी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हो.
ठीक है ना, जो रेडियो एक्टिव हो, रिएक्टिव हो, जो इग्निटेबिलिटी हो, मीन्स जो आग जला दे सके, जो टॉक्सिक हो, जिसे हमारे शरीर में नुकसान हो, जो कोरोसिव, जो जंग लगा सके, वो हो गया हैजार्डस। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर जो वेस्ट ऐसी हो जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाती हो, मीन्स एक्चुअली खामियाँ हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, वो होगा हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, ओके। तो टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ हैजार्डस वेस्ट आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, एक्सेट्रा। सो मेन सोर्स ऑफ द हैजार्डस वेस्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, जब यूरेनियम होता है उसका जो मतलब मीन्स जो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है उस मीन्स फॉर एग्जांपल जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होता है वो वाटर के साथ मिल जाए और वो वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल रहा हो कहीं नदी में अगर डाल रहे तो फॉर लाइकवाइज ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे डायरेक्टली नहीं डालते, कोई रिवर में फ्लो नहीं होता, बट उस टाइप ऑफ वाटर या वहाँ का जो एयर हो तो ये हैजार्डस वेस्ट हम कहेंगे। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन दिस टॉपिक अबाउट एयर और वाटर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो जो कोई भी सॉलिड वेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो सकता है आ रही हो तो वो हैजार्डस वेस्ट हो सकता है। फिर हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल इंजेक्शन, फिर कोई बैंडेज, ये सब ये सारी चीज़ें। फिर टेस्ट ट्यूब, लेबोरेटरीज की बात करें तो टेस्ट ट्यूब वो एक हैजार्डस हो सकता है, हमें नुकसान कर सकता है। लाइकवाइज फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कॉलेज है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप आईआईटी बॉम्बे ले लो या फिर एम्स ले लो, तो एम्स के अंदर जो लेबोरेटरीज होती है उसके अंदर जो इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जांपल वो तो एक्चुअली तो इंडिया का सबसे टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो लाइकवाइज इसके अंदर भी लेबोरेटरीज होगी, उसके अंदर भी हर तरह के टाइट्रेशन, नाइट्रेशन, कहीं ना कहीं बहुत सारी रिएक्शन होती होगी, वो जो वेस्ट निकल रहा हो वो हैजार्डस वेस्ट हो सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में जैसे आपको बताया मैंने। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब जो ये डेड बॉडीज़, डेड प्लांट्स, ये सब। फिर जो हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं वो वेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गी या अंडे उसके मतलब कुछ ना कोई बीमारी हो या कहीं भी हो, फॉर एग्जांपल लाइक कुछ भी वेस्ट हो, फॉर एग्जांपल जो टट्टी करते हैं ना चिकन, तो वो भी एक वेस्ट कंसिडर होता है। फिर बायोमेडिकल वेस्ट, लाइक वाइज फॉर एग्जांपल नर्सिंग होम या फिर क्लिनिक हो, लेबोरेटरी हो, हॉस्पिटल हो, तो उसमें से जो इंजेक्शन होता है ये सारी चीज़ें हैजार्ड हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। फिर ई वेस्ट, सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो भी पढ़ रहे हैं हम, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं ना जनरेशन से कि जो मीन्स हम जो पढ़ रहे हैं ना वो जनरेट कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो ई वेस्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अंदर कुछ समझाने वाली कुछ कोई खास बात नहीं है, आप पढ़ोगे आपको ख्याल आ जाएगा। क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सो ये जो है ना एवरेज कंपोजिशन ऑफ द एंड प्रॉपर्टीज ऑफ MSW, सो ये जो टेबल दिख रही है उसके अंदर से आपको MCQs आ सकते हैं, बट आई थिंक ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैं इसको कुछ समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ नॉट मच। सो गाइस, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड वेस्ट है उसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा होप शो कि ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अंदर कुछ समझाने वाली बात नहीं है। सो आपका भी टाइम बहुत सारा बचेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सो ये है कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, द कोज ऑफ द सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, ओवर पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, एफ्लुएंस, ये सारी चीज़ें जो है इसका स्क्रीनशॉट ले। बहुत मीन्स इट्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द कल्चर ऑफ द यूजिंग थिंग्स, इससे आपको क्या पता चला? ठीक बताइए, आपको क्या समझ में आया? क्या है ये, क्यों है ये, समझिए। देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिटर्नेबल पैकेजिंग टू द नॉन रिटर्नेबल पैकेज। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं
जो पहले पैकेजिंग था रिटर्नेबल पैकेजिंग, अब नॉन रिटर्नेबल पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल रिटर्नेबल ग्लासेस कंटेनर और बॉटल्स आर बीइंग प्लेस्ड बाय द नॉन रिटर्नेबल कैंस, प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है ना। हम पहले जो कोका कोला की जो बॉटल पीते थे ग्लास की, उसे हम रिटर्न कर देते थे, फिर वो बाद में वापस से भर के वापस उसको कैप लगा के बेचता था। लेकिन अब कैंस आ गया भाई, वो तो हम पी के रास्ते में फेंक देते ना, तो ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अफ्लुएंस मीन्स इंक्रीज इन वेल्थ एंड एसोसिएटेड मटेरियल कंफर्ट। ये सब यार पढ़ लो यार, कुछ क्या समझे, कितना समझाए, वही बात है, खादू पीधू। इफेक्ट भाई, इफेक्ट पढ़ लो, एनवायरमेंटल इफेक्ट, हेल्थ हैजार्ड। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर ही हेल्थ हैजार्ड है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस अब आया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना क्या चाहती है, राइट। तो ये बात को समझिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्चुअली वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो अनकंट्रोलेबल पोल्यूशन है उसे हम रोक नहीं सकते, ठीक है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करे, जो एनवायरनमेंट को हर्ट कर रही है, एनवायरनमेंट को हार्मफुल है, ठीक है, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। बट हमारा गोल क्या है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हम हैज़ार्ड को मिनिमाइज़ करेंगे। जो हैज़ार्ड से फॉर एग्जांपल जिस तरह के अभी हमने बताया कि प्लास्टिक कैंस, बॉटल्स उसे हम यूज़ ना करें, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हमें ध्यान में रखें, तो हमारा जो वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट, जो पोल्यूशन है, तो उसको हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम से कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट तो ज़रूर लो, बट यहाँ पे नीचे देखो कुछ चीज़ें दी हुई है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट: to remove the discard the material from the inhabited place in a timely manner, to prevent the spread of disease, to minimize a likelihood of fires, to reduce the aesthetic insults arising from the purifying organic matter, to dispose the refuse in such manner so as to minimize hazards to environment। तो इसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या हमारा जो मेन गोल है वो देखा जा रहा है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, अब सुनोगे तो भी समझ में आ ही जाएगा, बट वी हैव टू मैनेज टाइम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनकम्पास द प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, फाइनेंस। सो अच्छा, इंजीनियर्स, हम जो इलेक्ट्रिक एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, ये एनवायरमेंट इतना, अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो आप लोग सोच रहे हो ये बोरिंग सब्जेक्ट लेके 4 साल की डिग्री लेके कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो इंजीनियर्स का काम ये है कि एक डिज़ाइन करे, प्लान करे, उसको फाइनेंशियली देखे कि भाई ये जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, एक आपको कैलकुलेशन बताऊँ, आपको शायद बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। एक सोलर एनर्जी है, आप घर के बाहर आपने लगाया एक बल्ब लगाया, सोलर बल्ब, ठीक है, वो जो सन की रोशनी से चलता है। अब एक बल्ब कितने वॉट का हो सकता है, 9 वॉट, ठीक है, 9 वॉट। अब 10 वॉट लेके गिनते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। 10 वॉट का बल्ब है, वो आप 12 घंटे चला रहे हो, 12 घंटे मतलब कितनी यूनिट हुई, 120 वॉट हुई, ठीक है। सो 120 वॉट, और हमारा जो आप 10 घंटे लो तो 100 वॉट हो रहे, ठीक है, 100 वॉट। अब हमने उसे 60 दिन इस्तेमाल किया, कितने, 60 डेज इस्तेमाल किया, ठीक है। मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूँ, इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का बल्ब है, ठीक है। तो 10 इंटू 10, ये 10 इंटू 10, ये 10 है वॉट का, जो बल्ब का जो पावर है, पावर रेटिंग है, और ये 10 घंटे में चला रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक दिन का हुआ 100 वॉट, मतलब उस बल्ब का 100 वॉट है। अब ठीक है ना, और हमने इसे 100 वॉट को हमने, मतलब ये जो बल्ब है हमने उसको 60 डेज मतलब 2 महीना चलाया, 2 मंथ चलाया, मतलब 100
इंटू 60, मतलब हो गया 6000। 6000 वाट, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जनरली हमें, जहाँ तक मुझे पता है, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ पर 1 किलो वोल्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी यूनिट हो रही है, 6 यूनिट हो रही है। तो आप कैलकुलेट करो, 8 रुपीज़ इंटू 6 कितने होते हैं, 48। मतलब आपने 60 दिनों में, मीन्स 2 महीने में सिर्फ 50 रुपये का इलेक्ट्रिक बिल आया है, ठीक है। अब आप बताओ, आप 50 रुपये बचाओगे या मतलब 50 रुपये खर्च करोगे, या 25,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज, इनिशियल चार्ज, मतलब जो आप सोलर लगाओगे, जो सोलर एक तो एजली कॉस्ट होता है, कॉस्टली होता है। 25,000 का तो सोलर, मीन्स जो सोलर का जो पूरा पैनल आता है वो 25,000 का सोलर पैनल आता है, ठीक है ना। तो आप बताओ, ये आप 15-20 हज़ार खर्चा करके आप सोलर पैनल लगाओगे या 50 रुपये बिल भरोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए अफोर्डेबल है, ये 50 रुपया। तो हम यहाँ पर सोलर पैनल नहीं लगाएंगे, जाहिर सी बात है, पैसे यहाँ बच रहे भाई, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ में क्या है, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्टिंग, ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सॉलिड मैनेजमेंट में है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहला काम है कलेक्शन, फिर उसको डिस्पोज, फिर उसको रिसाइकलिंग या फिर रीयूटिलाइजिंग। इसका 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो गाइस, ये एक लंबा सा प्रोसेस है। जनरेशन, सबसे पहले तो जनरेशन। सो जनरेशन से हम डायरेक्टली रिकवरी एंड रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। फिर जनरेशन से जाता है स्टोरेज में, स्टोरेज से हम रिसाइकलिंग और रिकवरिंग भी कर सकते हैं। फिर दूसरा जाता है, उससे जाता है कलेक्शन में, कलेक्शन से भी हम रिसाइकलिंग और रीयूजिंग, रिकवरी कर सकते हैं। फिर कलेक्शन के बाद हम उसे अच्छा, स्टोरेज, जनरेशन मतलब हम जो घर में जनरेट करते हैं सॉलिड वेस्ट को, फिर उसको एक जगह डब्बे में स्टोर करते हैं, स्टोरेज, उस स्टोरेज, ये स्टोरेज कंसीडर हो गया, ठीक है। फिर वो स्टोरेज जाता है, सबके घर से ऐसा कलेक्शन होता है, तो वो जाता है एक मेन, जो फॉर एग्जांपल मैं एक वडोदरा ले लूँ, फॉर एग्जांपल वडोदरा, हर घर में से एक स्टोरेज होता है, जो एक डस्टबिन हो गया। तो डस्टबिन से जाता है एक कचरे पेटी का डब्बा आता है बहुत बड़ा, उसके अंदर तो जाता है, कचरे वाला आता है, लेके जाता है, वो कलेक्शन हो गया। फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर कलेक्शन होने के बाद या वो प्रोसेस होता है, या तो फिर वो ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होने के बाद वो डिस्पोजल होता है। अब डिस्पोजल होने के बाद वो या तो फिर डिस्पोजल ही रहता है, या तो फिर रिकवरी और रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। सो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ट्राइंगल है, वो आप देख लो, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि जो ऊपर है प्रिवेंशन, वो मोस्ट फेवरेबल है। फिर मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी, डिस्पोजल, और जो डिस्पोजल है वो लीस्ट फेवरेबल है, ठीक है। कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ द MSW, तो ये आप देख लो। सो कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ द MSW, द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो सिटी एम्प्लॉयज़ है, म्यूनसिपल कलेक्शन है, तो वो कलेक्ट करेगी। फिर कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट देके गवर्नमेंट से, या तो फिर कहीं पे काम करवा लेते हैं, कुछ लोग प्राइवेटली कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल घर घर की। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ कलेक्शन मेथड। जो कलेक्शन मेथड है वो इन्वॉल्व द सॉलिड वेस्ट ऑफ द हाउस टू हाउस। फॉर एग्जांपल जो हमारे घर के यहाँ जो कचरे की रबिश कार घूमती है, वो हो गया प्राइमरी कलेक्शन। फिर सेकेंडरी कलेक्शन में आता है जो बैकयार्ड पिकअप्स। तो ये सब चीज़ें हम आगे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। सो
इसके अंदर कहा गया द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ द कलेक्शन इज द कर्ब्स इज़ यूजिंग द स्टैंडर्ड कंटेनर। फॉर एग्जांपल बड़ा कंटेनर हो, उसके अंदर वेस्ट का कलेक्ट होना, बैकयार्ड कलेक्शन। फिर इन दिस सिस्टम द हाउस होल्डर पुट आउट द लेटर रिट्रीव द स्टोरेज बिन और कंटेनर। रेसिडेंट मीन्स जो कलेक्ट करने वाले थे उसे गार्बेज को कलेक्ट कर लेते हैं और जो डस्टबिन है उसे वहीं रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बाहर, आपके घर के बाहर कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर ऐसा होगा, तो आपको बार बार जाना नहीं होगा, फिर या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में आता होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मेरिट क्या है? द मेथड इज क्विकेस्ट, इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, इट एलिमिनेट टू नीड द कलेक्टर टू एंटर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके अंदर आपकी प्राइवेसी अच्छी खासी रह जाती है। और डिमेरिट क्या है? द बीन्स स्टोर्ड थ्रू द स्कैवेंजर, बीन आर स्टोलन। इसके अंदर आपका जो डब्बा होता है, कचरा डब्बा, वो भी चोरी हो सकता है। बीन्स आर रोलेड बाय एक्सीडेंट बाय डॉग और कैटल और इंटरफेयर विद द ट्रैफिक। फेलियर ऑफ द हाउसहोल्ड और रिट्रीव द बीन्स क्विकली, इट क्रिएट अनसाइटली अपीयरेंस ऑन द स्ट्रीट। मतलब वो अच्छा नहीं दिखता है स्ट्रीट के अंदर अगर हर जगह कचरे का डब्बा, हर घर के बार बार एक कचरे का डब्बा पड़ा, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सेट आउट द सेट बैक कलेक्शन, जिसके अंदर डोर टू डोर कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आई। अगर बैकयार्ड पिकअप एज यूजुअली द अकाउंट यूजफुल टू टोल बैरल। सो इसके अंदर होता है क्या, बैकयार्ड पिकअप के अंदर एक हर एक सोसाइटी के बाहर एक डब्बा रखा, बड़ा सा कचरे का डब्बा रखा होता है, उसके अंदर सब कचरा डाल देते हैं। तो एक वीक बाद या कुछ वक्त बाद या फिर हर 2 दिन में वो आता है और वो उसे उठा के चला जाता है, फिर उसको वापस से खाली करके रख के जाता है, ठीक है। ये बातें हैं। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, और इसका भी एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से एकदम। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अच्छे से, ठीक है। तो सैनिटरी लैंड फिलिंग और कंट्रोलेड टिपिंग मेथड के अंदर सबसे आपको बता दूं कि उसके अंदर है ना, एक लैंड मतलब फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसे खोदा जाता है, उसे मीन्स गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसके अंदर कचरा भर दिया जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक लेयर्स लगाई जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है। गड्ढा खोदने के बाद उसे क्रॉस में, और ये जो है ना, ये एक लेयर ऑफ सॉइल है, वही सॉइल है। और कभी कभी यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे प्लास्टिक्स भी लगाई जाती है, और ये सेल होते हैं, ये जो जगह उसे सेल बोलेंगे, ठीक है। ओके, इन दिस मैटर रिव्यू ड्रम कन्वर्सेशन। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहना। इट्स गुड। एडवांटेजेस आप देख लो, अगर आपको कोई कहे तो सैनिटरी जो डंपिंग मेथड है ये इसको बताओ आप क्या है, तो इसके अंदर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको ज़रूर लिखना रहेगा। सो सिंपल एंड इकोनॉमिकल एडवांटेजेस, तो ये सारी चीज़ आप देखते रहना। स्क्रीनशॉट। द विंड डायरेक्शन इज मे नॉट बी फेवरेबल, लार्ज लैंड एरिया रिक्वायर, ये सारी चीज़ें जो है मेथड ऑफ लैंड फिलिंग, एरिया मेथड, ठीक है। तो ये आप देखते रहो। फ्रेंच मेथड, तो इसके अंदर जो गार्बेज है वो लैंड के ऊपर रहेगा, एरिया लैंड मेथड, ठीक है। इसके अंदर जो है ट्रेंच मेथड ऑफ द लैंड फिलिंग, तो वेस्ट मटेरियल इम्परेबल लाइनिंग, आप देख लो। इसके अंदर जो है ये कुछ इस शेप में रहेगा और यहाँ पे इम्परेबल लाइनिंग। फॉर एग्जांपल आप एक तपेली में कचरा भर गया, जैसे गड्ढे में डाल दो, लाइकवाइज, ठीक है। फिर रैम्प मेथड के अंदर आएगा स्लोप बनाकर उसके अंदर स्टेयर्स लाइक कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर जो ये जो रैम्प मेथड, इसके अंदर जो हिल मतलब ये जो मेथड है वो मोस्टली हिल एरियाज में होता है, और ये जो सॉइल कवर है तो उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। साइट सिलेक्शन ऑफ लैंड फिलिंग, जो पब्लिक से अपोजिशन हो, फिर रोडवे के पास हो, उसका वहाँ पे स्पीड लिमिट हो, फिर ब्रिज कैपेसिटीज़, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। हाइड्रोलॉजी, बफर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एंडेंजर्ड स्पेसिस, ताकि कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ़ ना हो, ठीक है ना।
The size of the volume represents a physical process of the shredding or the pulverization. Shredding is refer to the action of the cutting or treating, और द pulverizing refer to the action of the crushing and grinding. ठीक है ना. तो एक आपने मशीन देखी होगी यूट्यूब पे भी, अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर ना एक मशीन्स होती है, उसके अंदर आपको मीन्स बहुत सारी टीथ्स होती है, तो टीथ्स एक दूसरे के अंदर होती रहती है और आप उसके अंदर कुछ भी डालो ना वो क्रश हो जाती है. तो लाइकवाइज वैसी सारी चीज़ों में हम उसे यूज़. सो कंपोस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड. कंपोस्टिंग यानी सो ये मीन्स ये एक अच्छा मेथड है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, जिससे होता है क्या है कि जो सॉइल है उसके साथ उसे मिक्स किया जाता है, फिर उसके अंदर आवाज़ आ रही है, हाँ आवाज़ आ रही है. सो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके अंदर हमें जो सॉइल को मिक्स करना रहता है और उसे एज कभी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो डिकम्पोजेबल हो तो उसे हम एज मैन्यूअल भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो उसके एडवांटेजेस भी है और उसके लिमिटेशंस भी है. फैक्टर अफेक्टिंग कंपोजिशन, उसका पीएच, टेम्परेचर, एयर कैलकुलेशन, सर्कुलेशन, मॉइस्चर कंटेंट. फिर कंपोस्टिंग बाय ट्रेंचिंग, ये कंपोस्टिंग है, ये इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. कंपोस्टिंग बाय ट्रेंचिंग आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको यहाँ से यही है जो कंपोस्टिंग के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से लेकर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है ना. मैकेनिकल कंपोस्टिंग, अगर आपको वर्कशॉप में यहाँ पे अगर कहीं दिया हो वर्कशॉप में, अगर सॉरी ईएस के जो ट्यूटोरियल्स होते हैं हमारी कॉलेज में, तो वहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं. ये टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग है, मैकेनिकल कंपोस्टिंग वगैरह वगैरह, ठीक है ना. सो दिस इज़ अ नेक्स्ट वे ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सो इंसिनरेशन में इसके अंदर कॉमनली होता है क्या है कि जो वेस्ट होता है उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये गार्बेजेस हॉस्पिटल्स, फिर हमारे रेसिडेंशियल एरियाज़ में, फिर इन सारी चीज़ों से ये जो सॉलिड वेस्ट निकलती है वो सब कंसिडर किया जाता है. फिर जो नॉन कम्बस्टिबल और जो या इनर्ट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मट्टी, ग्लास, लाइक मेटल्स, ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बर्न नहीं होगा, वैसी सारी चीज़ें निकाल ली जाती है. फिर इसके अंदर से जो कि एशिश मीन्स फॉर एग्जांपल राख, जो कुछ भी बचता है उसे हम लैंड के अंदर डिस्पोज कर सकते हैं, लैंड के अंदर लैंड फिलिंग कर लेते हैं, ठीक है. सो जो इंसिनरेटर है उसका आप वो देख लो, ओवर रेटेड क्रेन, यहाँ पे एक ट्रक है, यहाँ पे स्टोरेज पिट, यहाँ से डब्बा उठाएगा, फिर यहाँ से उठाएगा कट ऑफ गेट, फिर ये जो मटेरियल है एक के बाद एक जाएगा, फिर ऑक्सिलरी फायरिंग, ये जो इतना मीन्स यहाँ पे फर्नेस होगा ना, तो फिर यहाँ से जो गैस निकलेगा, फिर जो भी फायर निकलेगा वो उसे जलाते फिर ये पूरा राख हो जाएगा, फिर यहाँ से उसको राख बना के छोड़ देगा. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो कुछ भी मटेरियल है इसके अंदर जो का एयर के अंदर जा रही है वो खींच लेगा, और ये ऑल्सो भी एक पॉल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ होगा कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा गैसेज होगा, फॉर एग्जांपल जो स्टीम जनरेट होगा या फिर जो गैस वेपर जनरेट होगा वो उसे ऊपर से धकेल देगा, ठीक है. अब होप सो आप समझ गए होंगे भैया. सो अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से. इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर यहाँ पे उसके कुछ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द incineration. The refuse charging should be through the rapid and continuous. Each batch of the refuse entering furnace should be well mixed.
Auxiliary burner should be installed above the refuse to ignite it and establish the draft at the beginning of the cycle. Minimum temperature in combustion chamber should be sufficient, and it's less than 670, greater than 670, so that all the organic matter and incident fossil fuel smelling gases are oxidizing. ठीक है ना, मतलब हर चीज़ जला दो भाई. ओके नहीं है, ठीक है ना. तो मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो. Pyrolysis is this is another one of the method of the solid waste management. Pyrolysis, थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन, मतलब इसके अंदर होना क्या है कि आप कोई भी सॉलिड वेस्ट है उसे आप जला दो, और उसका फॉर एग्जांपल वुड है, एक लकड़े का सोफ़ा है, उसको आप वेस्ट है, वो वेस्ट हो चुका, ख़राब हो चुका है, फिर उसके कुछ भी पार्ट्स बचे हैं, कुछ पार्ट्स बचे हुए, उसे आप जला दो, खूब खूब जलाओ, फिर लिक्विड फ्रैक्शन करो. ठीक है ना. अगर तार या ऑयल ऐसी लाइकवाइज जिस सारी चीज़ें हैं उसे हम खूब जलाओ. ठीक है ना. सॉलिड फ्रैक्शन करो. ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहना. अब जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. आप जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे सब कुछ समझ में आता रहेगा. फिर ये जो लास्ट है वो डंपिंग इनटू द सी. दिस इज़ it's good, but it's also harmful to aquatic life, but it is not carry in every region in India, but it only available or only we can do if we lives in or near by a seashore. ठीक है ना. तो अगर हम सीशोर या समुद्र किनारे के आसपास कहीं रहते, फॉर एग्जांपल सिटीज़ लाइक मुंबई, चेन्नई, पुडुचेरी, गोवा, लाइकवाइज इन सारी चीज़ों में हम इन सारी जगहों पर हम कर सकते हैं ये डंपिंग इनटू सी. सो यहाँ पे लिखा है दिस इज मैटर क्वाइट चीप एंड सिंपल बट possesses the following disadvantages. Bulky and a light matter may float spread out of the tent to return out to the shore during the high tides. During the stormy weather or monsoon, it is not possible to send a garbage out into the sea. In spite the best care, the some portion of the refuse may return in the shore and spoil them. The method of the suitable in the case of the coastal cities. Okay, जो मैंने बता दिया अभी. ठीक है. सो यहीं पे हमारा ये जो लेक्चर वो ख़त्म हो रहा है. तो थैंक यू फॉर जिस जो आपने देखा, और आप पढ़ते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना और पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना. थैंक यू.